हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 46 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन बाय सेक्शन वीडियो सीरीज ला रहा हूँ। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज की वीडियो होने वाली है। और इससे पहले मैंने सेक्शन 45 की भी वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके भारतीय न्याय संहिता की आप वो सेक्शन 45 की वीडियो देखिए और फिर ही आज की वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम समझेंगे हु इज़ अबेटर, वो भी सिंप्लीफाइड एंड इजी फॉर्म में। अब ये है आपका बेयर एक्ट, जो कि आपका बहुत बड़ा बेयर एक्ट है, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अब ये मूवी का सीन आप सबको पता होगा कि इसमें तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये राजू जो है बाबू राव को कोई चीज़ के लिए कहता है कि बाबू राव आप ऐसे करिए कि शाम के घर में चोरी कर लीजिए या फिर शाम के कमरे में चोरी कर लीजिए। अब एक सिचुएशन है, बाबू राव क्या करते हैं कि शाम के कमरे में जाके चोरी कर लेते हैं राजू के इंस्टिगेट करने पे या फिर राजू के भड़काने पे। और या फिर दूसरी सिचुएशन ये है जिसमें बाबू राव जो है शाम के कमरे में चोरी नहीं करते। अब दोनों ही सिचुएशन में राजू को अबेटर कहा जाएगा। जी हाँ, अबेटर का यही सिंपल मीनिंग होता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी गलत काम को, चाहे वो काम हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काम हुआ हो, नहीं भी हुआ होगा तब भी राजू को अबेटर कहा जाएगा। समझ आ गया आपको कि कोई इंसान तीसरे बंदे को किसी दूसरे बंदे के लिए किसी गलत काम करने के लिए उकसाता हो। ये हो गया आपका सिंपल में। अब हम बेयर एक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका बेयर एक्ट है जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सेक्शन 46 है जो कि कहता है कि अबेटर, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। मतलब क्या, ऐसे कर्म करने को कहता है जो कि कानून के नज़रों में ऑफेंस हो। और उसके बाद अब इफ कमिटेड बाय अ पर्सन, ऐसे इंसान के द्वारा किया गया हो जो कि कैपेबल हो लॉ के द्वारा ऑफेंस करने के लिए, और उसी इंटेंशन से किया हो जो कि अबेटर की इंटेंशन है। वही वाली बात कि राजू की इंटेंशन थी शाम के कमरे में चोरी करवाने की, तो सेम वही बाबूराव ने चोरी कर ली तो वो राजू को अबेटर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों की, चाहे वो राजू की इंटेंशन हो या फिर बाबूराव की इंटेंशन, दोनों की सेम इंटेंशन है। ये कहता है अबेटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन टोटल 5 हैं। और पहली एक्सप्लेनेशन कहती है कि द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल omission of an act may amount to an offense although the abetter may not himself be bound to do that act। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज ए है और उसका फ्रेंड है डॉक्टर, ठीक है, डी। अब डॉक्टर क्या करता है कि वो फ्री में पेशेंट्स का इलाज करता था। ठीक है, मतलब 1 से 2 सपोज पेशेंट का इलाज करता है। तो यहाँ पे आपका ए क्या करता है, एक टाइम में डी को इंस्टिगेट करता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है, या फिर तू ऐसे लोगों का इलाज क्यों कर रहा है, तुझे इलाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी के साथ हुआ है, ऐसी प्रोसेस को अबेटमेंट कहेंगे और ए यहाँ अबेटर कहा जाएगा। ऑल्दो उसने खुद वो चीज़ ना की हो, लेकिन जो लीगल काम था डॉक्टर का उसको ना करने के लिए उसने इंस्टिगेट किया होगा, तो हुआ हो, तो उसको जो आपका ए होगा यहाँ पे वो अबेटर कहलाया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 इसमें कहता है कि टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। सेम वही वाली बात। अब इस वाले एग्जांपल से समझिए, मैंने आपको सेकंड सिचुएशन बताई थी ना। अब जो सेकंड सिचुएशन मैंने आपको बताई थी जिसमें चोरी नहीं हुई थी, तो सेम वही चीज़ कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि चोरी हुई हो। ठीक है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन 2 में है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट द मर्डर। समझ आ गया कि बी ने मर्डर नहीं किया चाहे सी का, लेकिन फिर भी ए को अबेटमेंट के चार्जेस में हेल्ड गिल्टी किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बी है जो कि है ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी,
B in pursuance of instigation stabs D. D recovers from the wound. A is guilty of instigating B to commit murder. अब जो इसका मतलब है कि एक्चुअल में एंड में चाहे डी का मर्डर ना हुआ हो, लेकिन बी ने उसके परसुआंस में, इंस्टिगेशन के परसुआंस में वो एक्ट किया है, तो ए को यहाँ पे आपका अबेटर कहा जाएगा या फिर उसको अबेटमेंट के चार्जेस लगेंगे ए पे। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक्सप्लेनेशन 3 देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? वो कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of abettor or any guilty intention or knowledge। अब देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये और ज़्यादा रिफाइनमेंट है। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि पर्सन जिसने अबेटमेंट के थ्रू, मतलब अबेटमेंट के परसुएंस में काम किया हो, वो कैपेबल हो लॉ के द्वारा, चाहे वो इंसेन पर्सन हो या फिर चाइल्ड हो। वो उन्होंने अगर ए के कहने पे अगर कोई काम कर लिया तो यहाँ पे ए को अबेटमेंट के चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से आगे देख लेते हैं। यही चीज़ और क्लियर हो गई एग्जांपल से, जिसमें ए का एग्जांपल या फिर ए एग्जांपल में है कि ए विद अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय law of committing an offense and having same intention as A, here whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। सेम वही चीज़ है कि अगर A ने गिल्टी इंटेंशन के साथ एक किसी चाइल्ड को या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को, मतलब किसी इंसेन पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए इंस्टिगेट किया हो, तो A को यहाँ पे गिल्टी कहा जाएगा ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे B है, A with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Z's death. B in consequence of the abatement does the act in absence of A and thereby causes death. Here thou B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed, and he is therefore subject to punishment of death। अब सेम वही चीज़ कही गई है कि A ने इंस्टिगेट किया एक बच्चे को जो कि 7 ईयर से कम का था एक Z की डेथ करने के लिए, और B ने उसी के परसुएंस में अबेटमेंट में कोई वही एक्ट कर दिया जिससे Z की डेथ हो गई। और क्या हुआ कि यहाँ पे B जो है कैपेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन यहाँ पे A को लाइबल कहा जाएगा ऐसे कि जैसे मर्डर उसने ही किया है। ठीक है, ही इज़ देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। मतलब क्या है कि उसी का जो पनिशमेंट ऑफ डेथ के लिए जो सज़ा मिलती है उसको वही चार्जेस उस पर फ्रेम किए जाएंगे। अब सी है यहाँ पे, ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू अ डेलिंग हाउस बी इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज अनसाउंडनेस माइंड। मतलब क्या है, ए क्या बी को इंस्टिगेट करता है कि एक घर को आग लगा दो। ठीक है, आग लगा दो, और सेम वैसे ही बी कर भी देता है क्योंकि वो एक अनसाउंड माइंड का इंसान था, मतलब उसमें दिमाग थोड़ा कम था। ठीक है, और उसको उस एक्ट का नेचर नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या कंसिक्वेंस होगा मेरे एक्ट का, और उसके बाद फायर कर देता है और जिसकी वजह से उस घर में आग लग जाती है ए इंस्टिगेशन की वजह से। अब यहाँ पे बी ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, बट ए जो है गिल्टी होगा अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस एंड इज लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट आपका डी है, ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट्स बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन। अब इसमें क्या है कि ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है जेड की प्रॉपर्टी में चोरी करने के लिए, ये कह के कि बी को ये कह के कि जेड ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा और वो प्रॉपर्टी जो है ए को बिलोंग करती है। अब पोजेशन तो वो जेड से ले लेता लेकिन वो चोरी नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए को फिर भी थेफ्ट का चार्जेस डाले जाएंगे क्योंकि ए ने उसको इंस्टिगेट किया था चोरी करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल डी। अब हम लास्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं या फिर सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस द अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अब मतलब समझ इसका क्या है कि सपोज अब आप ऐसे कंसिडर किए ए बी सी और जेड। ठीक है, अब क्या है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी ने सी को इंस्टिगेट किया कि जेड का मर्डर कर दो। अब सी ने जेड का मर्डर कर दिया ए इंस्टिगेशन में। अब यहाँ पे
ए को भी इंस्टिगेशन के चार्जेस लगेंगे या और बी को भी इंस्टिगेशन या फिर अबेटमेंट के चार्जेस लगेंगे। तो समझ गए आप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपको अगर आपने अबेटमेंट की है तो आपको उसके चार्जेस लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट है एक्सप्लेनेशन 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कंसिडर एट अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस। अब ऐसे समझिए, अब ए बी सी 3 बंदे हैं, ठीक है। ए ने बी को बोला कि हम पॉइजन खरीदेंगे मार्केट से और जेड का मर्डर कर देंगे, ठीक है। समझ गए आप, ए ने बी को बोला कि पॉइजन खरीदो मार्केट से और जेड का मर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब बी ने सेम वही प्लान बोला कि भाई हम ना पॉइजन खरीदेंगे और तुम जाओ पॉइजन ले आओ, और तीसरा बंदा जो है वो पॉइजन दे देगा जेड को। अब से सी सेम करता है सेम चीज़ कि पॉइजन लाता है मार्केट से, वो बी को देता है, बी जो है ए को देता है और ए जो है जेड का मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे ए और सी ने टुगेदर एक किसी कॉन्स्पिरेसी में एक्ट नहीं किया, लेकिन वो इन्वॉल्व तो एज अ होल एक कॉन्स्पिरेसी में थे ही। तो यहाँ पे सी को मर्डर के लिए लाइबल ठहराया जाएगा और ए ने जो है सी के पॉइजन से मर्डर कर दिया, तो सी को भी मर्डर के चार्जेस पे वो एक रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है गाइज। ये हो गया आपका व्हाट इज़ एन अबेटर। इसको मैंने एक थोड़े से सिंप्लीफाइड वे में समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सिंप्लीफाइड वर्जन देने की और कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी आपको कोई लॉ से रिलेटेड कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिससे आपके लिए लॉ और आसान हो पाए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।